तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे केपीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी ऑटोमोबाइल्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम करती है और साथ साथ कंपनी क्लाउड सर्विसेज में भी काम करती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में कंपनी का सारा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी में कैसी ग्रोथ आई है और फिर लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि इसकी अर्निंग के हिसाब से इसका जो शेयर प्राइस है वो शेयर्स आज हमें सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं, कि अगर हम अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय है इस कंपनी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या हमें अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहिए या फिर अपना पैसा बाहर निकालना चाहिए। दूसरी बात आपको एक और बता दें, ये जो वीडियो है हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी केपीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में। बात करें तो कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। कंपनी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल कंपनीज को, और जो फ्यूचरिस्टिक व्हीकल हैं जैसे कनेक्टेड व्हीकल्स हैं, स्मार्ट व्हीकल्स हैं, ड्राइवरलेस कार्स हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग का काम करती है। बात करें तो अभी कंपनी उसमें 13,000 एम्प्लॉयज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब और एक स्पेशलाइज कंपनी है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में, एआई में और डिजिटल सॉल्यूशंस में। और केपीआई लिमिटेड अपने कस्टमर को नेक्स्ट जनरेशन की जो मोबिलिटी टेक्नोलॉजी है उसमें हेल्प करती है उसको डेवलप करने में। फिर बात करें तो कंपनी के पास में डेवलपमेंट सेंटर जो है अक्रॉस द ग्लोब है, उसमें यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इन सब जगह कंपनी के डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है। फिर बात करें कंपनी के सर्विस पोर्टफोलियो, कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो कंपनी लीडिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड है। इसमें कंपनी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करती है, उसके अलावा एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, वैलिडेशन और टेस्टिंग काम करती है। और कंपनी जो सर्विसेज मेनली 4 कैटेगरीज में आती हैं, उसमें एक तो है फीचर डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन, दूसरा है आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी एंड मिडलवेयर, और तीसरा है क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज। तो मेनली जो बात करें जैसे अब ये इलेक्ट्रिकल कार्स की बात हो रही है, ड्राइवरलेस कार की बात हो रही है, उन सब के लिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा काम करती है। और जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं उनके लिए भी कंपनी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाती है जो ऑलरेडी कार में सारी चीज़ें फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस है और काफ़ी लीडिंग कंपनी है उसके अंदर। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, कंपनी को कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, इसमें बात की कंपनी का अलग अलग देशों में बिजनेस है। तो कंपनी को जोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो यूएसए से कंपनी को 39% होता है, यूरोप से कंपनी को 40% रेवेन्यू होता है, और बाकी जो अदर कंट्रीज में कंपनी काम करती है वहाँ से 21% होता है। फिर बात करें कंपनी के वर्टिकल्स की, कौन कौन से वर्टिकल से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है, तो पैसेंजर कार से सबसे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू आता है 74% का, कॉमर्शियल व्हीकल से 24% होता है, और बाकी जो दूसरे कंपनी काम करती है वहाँ से 2% रेवेन्यू होता है। ऐसे हमने बात की थी कंपनी अलग अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो कौन कौन सी प्रैक्टिस से कितना रेवेन्यू आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी को पावर ट्रेन से सबसे ज़्यादा होता है 37%। पावर ट्रेन मतलब जो नॉर्मल कार्स में हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से। उसके अलावा एडी और एडीईएस यानी कि एडवांस ड्राइविंग सिस्टम्स और एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस, वहाँ से कंपनी को 19% में आता है, जिसमें सारे सेंसर्स वगैरह के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके हिसाब से। फिर कनेक्टेड व्हीकल्स में जो कंपनी काम करती है वहाँ से 11% होता है, और बाकी अदर जो टाइप की कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है वहाँ से 33% में आता है। तो सब जगह देखें तो जोग्राफिकली भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी को यूरोप से, यूएसए से, सब जगह से अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। और पैसेंजर कार्स, कॉमर्शियल व्हीकल, इसमें भी देखें तो हर जगह से और हर टाइप की जो सर्विस देती है सब में अच्छा यहाँ पे देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा एक ही चीज़ पे डिपेंडेंसी है। सब चीज़ों से कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू ब्रेकअप यहाँ पे मिल रहा है। फिर बात करें कंपनी को जो नए एंगेजमेंट्स मिले यानी कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिले हैं, उनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है $260 मिलियन, 261 मिलियन के कंपनी को लेटेस्ट ऑर्डर मिले हैं Q4 में 2024 में। और बात करें तो अलग टाइप के मैन्युफैक्चरर से कंपनी को ये ऑर्डर्स मिले हैं, कुछ इसको अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर से मिले हैं, कुछ यूरोप से मिले हैं, एशिया से मिले हैं, और कुछ अमेरिकन कमर्शियल व्हीकल से मिले हैं। तो सब तरह के जो बात करें तो OEM के जो कंपनियां बनाती हैं गाड़ियां, वो इनके साथ में पार्टनरशिप कर रही हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनके साथ में पार्टनरशिप में काम कर रही हैं, जैसे होंडा है, रेनॉल्ट है, इस तरह की कंपनी के साथ में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है। फिर बात करें तो अभी कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी पार्टनरशिप करी है और उसके अंदर कंपनी ने एक अजूरा ओपन एआई सर्विस पावर्ड को पायलट बनाया है जो टेस्टिंग का काम करता है, क्योंकि गाड़ी अगर खराब हो गई कुछ चीज़ तो उसमें कहाँ पे उसको डिटेक्शन करना है, किस तरह, उस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप कर रही है। और माइक्रोसॉफ्ट ने अगर कंपनी से टाइप किया है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में बात होगी, अच्छी दम होगा, तभी ये सब कंपनी के साथ काम कर रही है। फिर से बात की थी कंपनी को होंडा के साथ कंपनी का टाइप है, रेनॉल्ट के साथ टाइप है, उसमें वही सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स वगैरह के लिए है। फिर टेक्निका इंजीनियरिंग
जो है उसके साथ कंपनी का टाइप है, और ZF एक कंपनी है, उसके साथ मिलकर कंपनी ने एक और कंपनी बनाई है क्योरिक्स, जो अलग से मिडलवेयर प्लेटफॉर्म डेवलप करने का काम करेगी। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ पे देखें तो टाइप भी किया। फिर बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, क्योंकि ऐसे बिजनेस में है कंपनी जहाँ पे लगातार रिसर्च है, एडवांसमेंट कार्स में भी आ रही है, सब चीज़ों में आ रही है, तो उसके हिसाब से भी कंपनी अच्छे से काम कर रही है और एक इंटेंसिव कंपनी है, और उसमें डेवलपमेंट के लिए कंपनी पैसा भी लगा रही है, उसको सारी चीज़ें अच्छे से कर रही है। बात करें तो अभी कंपनी ने क्लाउड बेस्ड टेस्ट ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि बहुत सारे OEM जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं, जो ओरिजिनल कार बनाने कंपनी से होंडा है, दूसरी कंपनी है, वो उसको यूज़ करते हैं और उसके अपनी गाड़ी को इनके प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करके देखते हैं कि सब चीज़ ठीक चल रही नहीं चल रही है। उसके बात करें पेटेंट्स की, तो अभी तक कंपनी 45 पेटेंट्स फाइल कर चुकी है और उसमें 4 पेटेंट उसको ग्रांट हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपनी R&D में भी काम कर रही है। उसके बाद करें कंपनी के फ्यूचर प्लान की या फोकस की, कंपनी किसकी चीज़ फोकस है, तो मिलनी कंपनी 4 इनिशिएटिव्स पे काम कर रही है। उसमें पहला है लीडर इन प्लेटफॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, तो कंपनी लीडर बनना चाह रही है, जो भी प्लेटफॉर्म्स और प्रैक्टिसेस होती हैं इन गाड़ियों से, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उसके लिए कंपनी काम कर रही है। फिर जीरो डिफेक्ट डिलीवरी फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार में ही जो भी कंपनी को रिक्वायरमेंट मिली है उसके कस्टमर से, उसको सबको पूरा करके और एक ही बार में बिल्कुल बढ़िया डिलीवरी हो जाए, कोई इसमें डिफेक्ट, कोई इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। तीसरा, बेस्ट प्लेस टू ग्रो फॉर एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज को भी कंपनी अच्छे से फैसिलिटेट करना चाह रही है, ट्रेनिंग देना चाह रही है, सब चीज़ करना चाह रही है। और चौथा है फोकस ऑन टॉप 25 क्लाइंट, जो कंपनी के टॉप 25 क्लाइंट्स हैं उनसे ही ज़्यादा बिजनेस आता है कंपनी को, और उन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और फ्यूचर को देखते हुए कंपनी सारा काम कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, कि किन लोगों ने इस कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बात करें अभी प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 39% शेयर हैं, FIs के पास में 24% शेयर हैं, DIs के पास में 14% शेयर हैं, और पब्लिक और अदर्स के पास में 23% शेयर हैं। तो लगभग बात करें तो सब ने ही अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है और लगभग इक्वल अमाउंट में ही है। बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो FIs और DIs को मिला के 38% का स्टेक है। तो FIs DIs काफ़ी अच्छा स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं, और आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैं लगातार बोलता हूं कि अगर FIs और DIs किसी कंपनी में अच्छा स्टेक होल्ड करते हैं तो क्लियर साइन होता है कि कंपनी अच्छी है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसका फ्यूचर भी अच्छा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती कि वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, पूरा रिसर्च टीम होती है, सब चीज़ अच्छे से चेक करते हैं, फिर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, वो बात अलग हो सकती है उन्होंने किस प्राइस पे खरीदा और हम किस प्राइस खरीदें, उसमें जरूर डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अगर वो इन्वेस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, इसीलिए वो इसमें इन्वेस्टेड है। तो यहाँ भी देखें तो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अच्छी जी कंपनी साथ में इनका टाइप है, अगर होंडा किसी से टाइप करा तो अपना ब्रांड तो खराब करेंगे ना, तो अच्छी कंपनी होगी, सर्विस अच्छी है, इसलिए उन्होंने अपना टाइप करा है, और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, कंपनी का ग्लोबली बिजनेस है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी की बिजनेस फाइल की, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस फाइल और स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाइल कंपनी ये होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसे ग्रोथ आई है और कैसे कैसे कंपनी की चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं। और यहाँ पे देखें अपने पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2020 में कंपनी के थे 2156 करोड़ के, और 2024 में बढ़ के 4872 करोड़ हो गए हैं, लगभग डबल से भी ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू आ गए हैं। 5000 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू आ गए 2024 में, और लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। तो क्लियर साइन है कंपनी अगर अपना बिजनेस बढ़ा पा रही है, उसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट अच्छे मिल रहे हैं, सब चीज़ अच्छी सर्विसेज दे रही है, इसीलिए कंपनी को अच्छा बिजनेस मिल रहा है। तो क्लियर साइन है कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है। परसेंटेज हम बात करें तो 50% के बहुत ही ज़बरदस्त CAGR से कंपनी ने पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस होल्ड करती है कंपनी। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, क्या देखेंगे तो जब 2020 में और 2021 में 13 और 15% का कंपनी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा था, लेकिन 2024 आते आते कंपनी का 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपनी इनपुट कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर रही है, साथ साथ जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी बेचती है उसका प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव रख पा रही है, तभी तो उसको बीच में जो डिफरेंस है अच्छा मिल रहा है। तो कंपनी की प्रोडक्ट अच्छे हैं, सर्विस अच्छे हैं, इसलिए उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है, और उसकी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी अच्छी है, इसलिए उसकी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम कंपनी रख पा रही है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ये भी कई गुना हो गया है, 148 करोड़ से लगभग 600 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू हो गया है, और प्रॉफिट हो गया है, और 50% के इसमें भी काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रही है और अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए डिस्काउंट देके कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, कम पैसों में काम कर रही है, ऐसा नहीं है। कंपनी अपना रेवेन्यू भी बढ़ा रही है और साथ साथ प्रॉफिट को भी साथ में लेके चल रही है। तो यही एक निशानी होती है अच्छे बिजनेस की, कि वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से मैनेज करते हैं, अपना जो मार्केट शेयर उसके साथ साथ। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो हर साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। ऐसे नहीं कि कंपनी बात करें तो कि
हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी है, एक मिड साइज की कंपनी है, और वो कंपनी देखें तो हर साल कंपनी पिछले 5 साल से अपना फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। ये हमें ये बताता है कि कंपनी को ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंपनी कैश रिच कंपनी है, कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, उसको अपने पास रख पा रही है। ये क्लियर हमें फ्री कैश फ्लो दिखाई दे रहा है। तो फ्री कैश फ्लो के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो 27% की डिविडेंड पेमेंट की एवरेज आ रही है पिछले 5 साल से, और लगातार हर साल कंपनी डिविडेंड पेमेंट करा है। 30%, 29% हर साल कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है। तो कंपनी का जो बात करें तो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और डिविडेंड देने वाली भी अच्छी कंपनी है। अपने प्रॉफिट का 30% के आसपास कंपनी हर साल डिविडेंड पेमेंट करती है। तो इसमें बात की थी कंपनी कैश रिच कंपनी है, इसलिए कंपनी अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी कर पा रही है। तो वो लोग भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो चाह रहे हैं कि कंपनी का प्राइस भी बढ़ता रहे और थोड़ा थोड़ा डिविडेंड भी हमें मिलता रहे, तो हम उसको भी कहीं री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी अच्छी कंपनी है। फिर बात करें कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर की, कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो कैसा है। डेट बाय इक्विटी रेशियो मतलब कि कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है एज एन इक्विटी, और लोन लेके कितना बिजनेस कर रही है। ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, कि बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा डेट होल्ड करती है तो उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट का बढ़ना आता है, उतना ज़्यादा उसको पैसा वापस करने का बढ़ना आता है। अगर उधार लिया है तो कुछ ना कुछ साल बाद वापस भी करना है, तो लगातार पैसा उनको देना पड़ता है। तो कोई भी कंपनी अगर हाई डेट होल्ड करती है तो वो हाई रिस्क कंपनी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी बिल्कुल मामूली सा डेट होल्ड करती है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो 0.15, यानी कि 15% का सिर्फ लोन है, 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो कंपनी कोई खास लोन नहीं लिया हुआ है, तो कोई खास डेट की या फिर बात करें तो इंटरेस्ट की कोई पेमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चेक करें कंपनी का तो 16 टाइम, यानी कि जितना उसको इंटरेस्ट हर साल पेमेंट करना है उसका 16 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है। और अब चेक करते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसने जो पैसा कंपनी से इन्वेस्ट किया है, कंपनी उसके पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया, बल्कि एक्सीलेंट है। 31% का ROE है पिछले साल का, और पिछले 5 साल की एवरेज 23% की है। जबकि 15% से ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। तो यहाँ देखिए तो अपने मार्क से डबल के आसपास कंपनी यहाँ पे देखें तो जो है रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे को यूज़ कर रही है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कुल मिलाकर बात करें सारे पैरामीटर की, तो कंपनी के सारे ही पैरामीटर अच्छे हैं। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, कोई खास डेट नहीं है, ROE बढ़िया है। तो कुल मिलाकर बात करें तो बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे मिल रहे हैं। और इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसमें कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो की बात करें तो यही एक असली कमाई होती है बिजनेस की, जिसको एक ओनर या बिजनेस का जो बात करें इन्वेस्टर है वो अपने घर लेके जा सकता है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। अब बिजनेस को इस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उस फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है। अगर नेट प्रॉफिट में आप वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें कई बार क्या होता है कि वो पैसा कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, और बार बार कंपनी को अपना पैसा जो री इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती हैं तो उनके पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं होता। तो हम जो कंपनी को वैल्यूएशन करते हैं वो फ्री कैश फ्लो करते हैं। और कंपनी का अपने फ्री कैश फ्लो का डेटा निकाला था 2022 में कंपनी के पास था 406 करोड़, 2023 में था 333 करोड़, और 2024 में था 847 करोड़। अब उसमें वेरिएशन आ रहा है, तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज 530 करोड़ रुपये, यानी कि KPI टेक्नोलॉजी लगभग 530 करोड़ पे हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस 530 करोड़ पे जो कंपनी अर्न करती है एज ए फ्री कैश फ्लो, उसके हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 26,500 करोड़ पे। यानी कि अगर हमें 530 करोड़ पे हर साल कमाने हैं आने वाले सालों तक, तो आज की डेट में हमें 26,500 करोड़ रुपए इस कंपनी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इसका मतलब है। जैसे बैंक में होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 7,000 आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या हो गया, 7,000 वो फ्री कैश फ्लो हो गया और 1 लाख उसका प्राइस हो गया। तो वैसे यहाँ पे 26,500 करोड़ प्राइस है और 530 करोड़ पे हर साल उसका रिटर्न है। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी। तो पर शेयर की जो फेयर वैल्यू निकल के आ रही है 970 रुपये, यानी कि 970 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब ये तो हो गया हमारा फेयर वैल्यू। अब बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में एक्चुअल शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1635 रुपये। तो 970 की बात करें तो लगभग डबल के आसपास हो गया, या एक्चुअल बात करें तो 60 से 70% का प्रीमियम चल रहा है, या बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी चेक करें तो 76 का कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग आ रहा है, और इंडस्ट्री का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो देखें तो 34 का है, तो उस हिसाब से भी डबल प्राइस चल रहा है। तो कुल मिला के बात करें तो कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है।
बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग हिसाब से। अगर आप इसको ग्रोथ कंपनी मानते हैं और ग्रोथ इन्वेस्टिंग हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, आपको जो भी शेयर प्राइस ठीक लग रहा है। लेकिन बात करें तो इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में अगर हम किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ठीक है अकेली ये कंपनी नहीं है और बहुत सारी कंपनी है और आने वाले टाइम में और बहुत सारी कंपनी आ भी सकती हैं। तो अगर सस्ते दाम पर हम खरीदेंगे तब हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको प्रॉफिट बुक करने के। तो कुल मिला बात करें तो एक ग्रेट कंपनी है, लेकिन ग्रेट प्राइस पे भी मिल रही है, ऐसा नहीं कि सस्ते प्राइस मिल रही है। और उसका रीज़न क्या है, सीधी सी बात है कि लोगों के हाई सेंटीमेंट्स हैं। जितनी भी AI बेस्ड कंपनी हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो कंपनी है उन सबके ही प्राइस ज़्यादा बढ़े हुए हैं। कुछ तो मार्केट भी वो चल रही है, लेकिन इस तरह का जो सेक्टर है वो ज़्यादा हाई प्राइस पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, और बहुत सी कंपनियां हैं जो IT सेक्टर में नॉर्मल काम करते हैं, TCS है, इन्फोसिस है, वो काफ़ी सस्ता दाम मिले क्योंकि उनका अलग बिजनेस है। वो बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये लोग इस तरह की जो गाड़ियों की कंपनियां हैं उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उसमें ज़्यादा आजकल बूम चल रहा है, इसलिए कंपनी ज़्यादा हाई प्राइस है। तो मुझे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे कंपनी के शेयर महंगे लग रहे हैं। आप अपने हिसाब से देखिए, अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आपको जो ठीक लगता है तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। लेकिन बात करें आप ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड हैं तो आप देख ही रहे हो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहिए। हाँ, अगर कंपनी का प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए तब आप दोबारा एक एंट्री इसमें ले सकते हैं। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में हमको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।